आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 3। अध्याय 3 का हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का यह पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने वैद्युत धारा, अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध को पढ़ा था। ठीक है। और भाग 2 में हम स्टार्ट करेंगे धारा घनत्व से। ठीक है। तो धारा घनत्व क्या होता है, आइए पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा में कहा जा रहा है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे वेक्टर जे से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक चालक है, या कोई एक क्या है, चालक है, और इस चालक में कहा जा रहा है कि एकांक क्षेत्रफल, किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल, इस चालक में किसी भी बिंदु पर कोई एकांक क्षेत्रफल लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर यह क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है। और इस क्षेत्रफल को हम मान लीजिए व्यक्त कर देते हैं किससे, ए से। इस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले जितने भी वैद्युत धाराएं होंगी उस बिंदु पर वही उसका क्या कहलाएगी, धारा घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धारा घनत्व। मान लीजिए यहाँ पर आपने एकांक क्षेत्रफल ले लिया और इस क्षेत्रफल से जितनी भी वैद्युत धाराएं गुजर जाएंगी वही इस बिंदु का क्या कहलाएगा, धारा घनत्व कहलाएगा। ठीक है। अब हम धारा घनत्व के लिए कुछ फार्मूले कैसे प्राप्त करेंगे। तो कहा जा रहा है कि फार्मूले के लिए यदि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई, यह जो आपका चालक है इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा क्या होता है, आई है, तथा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए, जो यार चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, इस पर एक समान रूप से वितरित है। क्या है, एक समान रूप से वितरित होती है। तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर, जो इस क्षेत्रफल के बिंदु पर जो धारा घनत्व होगा वह J बराबर I बटा A होगा। I मतलब एम्पियर यानी धारा, और A जो क्षेत्रफल यानी धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को ही धारा घनत्व कहते हैं। क्या, धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और देखिए I है यानी धारा का मात्रक एम्पियर, और A क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी J बराबर I अपन A होता है यह फार्मूला धारा घनत्व का। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। तो आपका अनुगमन वेग देखिए Vd है, ठीक है। इसके ठीक पहले वीडियो में हम लोगों ने अनुगमन वेग और धारा I में संबंध निकाला था। तो धारा I बराबर आपको क्या मिला था, NEA V सफिक्स D हमको मिला था। अगर आप चाहें तो जब Vd बराबर आपको निकालना हो यानी V सफिक्स D बराबर, तो क्या कर देंगे, तो हो जाएगा I बटा, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा NEA हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं। तो आप यहीं पे बताया गया है कि अनुगमन वेग Vd, तो आप चाहे तो Vd बराबर रख दीजिए या तो I बराबर रख दीजिए। I बराबर भी तो यही होगा, NEA इंटू V सफिक्स D होगा। तो हमने I बराबर डायरेक्ट रख दिया ताकि हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले के डेरिवेशन में I बराबर क्या निकाला था, NEA V सफिक्स D। तो धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, फार्मूला सामने है कि I अपान A होता है। तो I का मान क्या है, NEA V सफिक्स D अपान A, A से A तो कट जाएगा, तो यानी क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट जाएगा, तो बचेगा क्या, धारा घनत्व J बराबर NEA तो कट गया, V सफिक्स D यानी धारा घनत्व J बराबर NE V सफिक्स D, यानी धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होगा कि J बराबर NE V सफिक्स D। N जो है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E उस पर आवेश है, और V D उसका क्या है, अनुगमन वेग है। ठीक है। अब यह हो गया आपका अनुगमन वेग। अब हम बात करते हैं ओम के नियम का, कि ओम का नियम क्या होता है। यह ओम का नियम भी आपने पिछली कक्षाओं यानी कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं। सेम वही चीजें हैं। कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप व दाब आदि अपरिवर्तित रहे, तो उसके सिरों पे लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि आप किसी चालक में वैद्युत धारा या उसमें विभवांतर लगा रहे हैं, तो जो उसके जो भौतिक अवस्थाएं पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके ताप व दाब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तब उस पे जो आप विभवांतर लगाएंगे तो उसमें बहने वाली धारा के बाद क्या होगा,
अनुक्रमानुपाती होता है। उसे जब दोनों सिरों पे आप क्या लगा देंगे, विभवांतर, तो उसमें जो बहने वाली धारा होगी वह विभवांतर की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। तो फिर कहा गया है कि यदि किसी चालक के सिरों पे लगाया गया विभवांतर V, मान लीजिए आपने जो चालक है उस चालक के सिरों पे आप कितना विभवांतर लगा रहे हैं, V, तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो। जब उसमें V विभवांतर लगा रहे हैं तो उस चालक में प्रवाहित धारा कितनी है, I है। तब ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम में यही कहा गया है कि चालक के सिरों पे लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी विभवांतर जो हम लगाते हैं उसकी धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर हम विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, समझ रहे हैं। अगर आप धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए हम एक नियतांक लगाते हैं, वह नियतांक क्या लगा देते हैं, R। तो V बराबर R इंटू I होता है। और R क्या होता है, R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। तो अब हम देखेंगे कि नियतांक बराबर, तो यह I देखिए गुणा में इधर चला गया, क्या हो जाएगा, बटा में, तो R बराबर क्या आएगा, V अपान I हो जाए। जो R है, R को हम लोग चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो उसका विभवांतर होगा और उसकी धारा I में जो अनुपात होगा वह एक क्या होगा, नियत होगा। क्या होगा, नियत। नियत का मतलब कि अगर आप विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा। तो यह था आपका ओम का नियम, जो कि आप पिछली कक्षाओं में सब चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए तो अब हम पढ़ने वाले हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो यह जो टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। और हमने इसको इतना अच्छे से लिख दिया है ताकि आप इसकी एक अच्छे से नोट्स बना सकें और रिवीजन कर सकें अच्छे से, ठीक है। तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति के लिए पहले हम आपको इस चित्र के बारे में समझा देना चाहते हैं। यह जो एक चित्र है, यह जो आपको दिख रहे हैं, यह लंबा सा, यह एक कोई चालक तार है और जिसकी लंबाई क्या दिया गया, स्मॉल l दिया गया है। और इस चालक का यह जो भाग देख रहे हैं, यानी यह वाला भाग देख रहे हैं कि नहीं, यह वाला भाग को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम किससे व्यक्त कर देते हैं, कैपिटल A से। और इस दोनों तार के सिरों को हम लाके किससे जोड़ते हैं, बैटरी से, और जिस बैटरी का विभवांतर क्या दिया गया है, V। जब हम बैटरी को जोड़ देते हैं तो इस परिपथ में यानी इस चालक तार में क्या बनने लगती है, धारा। तो आइए देखते हैं इसको क्या लिखा गया है कि माना कि धातु के तार की लंबाई स्मॉल l, यह जो धातु का तार है इसकी लंबाई क्या दिया गया, स्मॉल l है, तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A। यह जो परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या दिया गया, कैपिटल A दिया गया है। और जब इसके सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर V स्थापित किया जाता है, जब दोनों सिरों के बीच हम एक वैद्युत विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, तो इसमें क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए कि यदि तार के प्रति एकांक आयतन में, जो तार के प्रति एकांक आयतन जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मान लीजिए वह स्मॉल n हो, तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होगा, V सफिक्स D होगा, ठीक है। और जब इसमें हम लोग विभवांतर लगा देते हैं, इसमें बहने लगती है धारा, तो वह धारा का मान कितना होता है, तो चालक में बहने वाली धारा I बराबर क्या होता है, NEA V सफिक्स D होता है, जिसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। N जो चालक में उत्मुक्त इलेक्ट्रॉन है, E जो होता है चालक पे आवेश, देखिए इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, आवेश होता है, और A जो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, V सफिक्स D जो होता है उसका अनुगमन वेग होता है। तो आपको पता चल गया कि जब विभवांतर से जोड़ते हैं इसमें कितनी धारा बहने लगती है, कि I बराबर NEA V सफिक्स D होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब इसमें विभवांतर प्रवाहित होता है इसमें वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो उस वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है उसको पता करने के लिए देखिए क्या लिखा है कि यदि तार की लंबाई स्मॉल l के सिरों के बीच विभवांतर V हो, तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E बराबर होगी वह क्या हो जाएगा, विभवांतर बटे चालक तार की लंबाई। तो E बराबर क्या हो जाएगा, V अपान L हो जाएगा, ठीक है। अब यह तो आपको पता चल गया कि इस पे जो प्रत्येक बिंदु पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, V अपान L होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक बिंदु पर जो आरोपित बल होगा, जब वैद्युत क्षेत्र इस पे लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बल लगाएगा। वह बल कितना लगेगा, अब उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल यह बराबर
बल F बराबर ये होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला आवेश। तो इसीलिए दोनों का गुणनफल के बराबर होगा जो बल लगेगा। तो बल F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू यानी स्मॉल ई और कैपिटल ई का गुणनफल जो होगा वही उस बल के बराबर होगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो F बराबर देखिए आपको मिल गया कि स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब आप कह सकते हैं कि ये जो आपको मान मिला है कौन सा, F बराबर हाँ यहाँ F बराबर जो मान मिला है यही मान आप ले जाके आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो E का मान है देख रहे हैं ना, E बराबर V/L है, यही मान ला के इसमें हम क्या करेंगे रख देंगे। तो आप F बराबर देखिए क्या मिलने वाला है, E तो पहले से स्मॉल ई है और कैपिटल E बराबर क्या है V/L जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो EV/L हो जाएगा जिसको हम समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। ठीक है, यानी आपने यह पता कर लिया कि जो उस पर लगने वाला बल होगा वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में टोटल कितना बल लगेगा, EV/L बल लगेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम, यह तो हो गया उस पर लगने वाला बल, लेकिन ये तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लग रहा है ना, इलेक्ट्रॉन भी तो बल लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा कितना बल लग रहा है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है मान लेते हैं m है, और उसमें उत्पन्न जो त्वरण हो कितना है a हो, तो उस पर तब कितना बल लगेगा। और आप लोग ये जानते हैं यदि किसी पिंड का कह लीजिए तो किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान a और त्वरण उसमें a द्रव्यमान m और त्वरण उसमें उत्पन्न a हो, तो उसमें जो लगने वाला बल ये बराबर क्या होगा, m इंटू a होगा। ये आपका समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। तो 2 भी देखिए बल है, तीसरा भी दोनों बल है, देख लेंगे दोनों F के बराबर है, तो इसका मतलब यह दोनों पक्ष बराबर, तो यह दोनों पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो इसलिए क्या किया गया कि हमने Ma बराबर EV/L, यह जो बल है यह तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लग रहा था बल, और यह कौन सा बल है, जो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा लग रहा है बल। ठीक है, दोनों बल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो Ma बराबर EV/L हो जाएगा। तो हम A बराबर जब निकालेंगे तो M इधर गुणा, इधर जाके कहाँ जाएगा बटा में, तो A बराबर EV/ml हो जाएगा, जो कि समीकरण नंबर इसको हम क्या बना लेंगे, 4 बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो ये A बराबर आया है स्मॉल ई V/m इंटू L, यह जो A बराबर यानी यह जो A है वह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या है, त्वरण है। यह तो आपको त्वरण तो मिल गया, लेकिन अब आगे देखिए क्या कहा गया कि तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से बारंबार टकराते रहते हैं। यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ जो है पदार्थ इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, धनायन और ऋणायन दोनों भी होंगे। तो क्या करते हैं, यह जो ऋणायन है वह धनायनों से क्या करते हैं, अक्सर टकराते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, अक्सर टकराते रहते हैं। टकराने के पश्चात क्या होता है, किसी धनायन से टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का वेग जो होता है वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक होते हैं और ये क्या होते हैं धनात्मक, वो अपनी ओर क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका वेग में क्या होने लगती है, वृद्धि होती है। लेकिन और उनके वेग की जो दिशा होती है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की क्या होती है, विपरीत होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर देखिए इस दिशा में होगी तो इलेक्ट्रॉनों का वेग, जो इलेक्ट्रॉनों की गति होगी इस दिशा में होगी। समझे, ठीक जो होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E की क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के ठीक क्या होता है, विपरीत होता है। और यदि किसी इलेक्ट्रॉनों के धनायनों के धन आयनों से हुई क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल टाउ है। अब देखिए जो भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस धनायन से टकरा रहा है, ठीक है, धनायन से जब यह जो माइनस का इलेक्ट्रॉन इससे जब टकरा रहा है धनायन से, तो टकराने के बाद इसके वेग में तो वृद्धि होगी, और जो इसके बीच का समय अंतराल होगा उसको हम लोग किससे व्यक्त करेंगे, टाउ से। और इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वह ए यानी जो उसका त्वरण होगा, और उसके समय अंतराल यानी जो ए टाउ उसके वेग से क्या होने लगेगा, वह उसके वेग में वृद्धि हो जाएगी। जिसको आप लोग जानते हैं ना कि अगर आप लोग समय अंतराल की बात करें तो जब आप लोग मतलब उसके त्वरण में अगर आप समय का गुणा कर दें तो आपको पता चल जाता है कि उसके वेग में कितनी वृद्धि हो रही है, यानी इसके साथ समय के साथ इसके वेग में क्या हो रहा है, त्वरण वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद कहा गया है कि यदि चालक में उपस्थित n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक उसमें वेग, जब इसमें आपको जब यह धनायन टक्कर करते हैं, टक्कर होने के बाद इनके बीच का जो समय अंतराल उसको हमने टाउ ले लिया गया है, ठीक है। वह जो टाउ है जो समय अंतराल
और इसका जो वेग में वृद्धि हो रही है वह कितना हो जा रही है, ए टाउ हो जा रही है। उसके वेग में कितनी वृद्धि हो जा रही है, ए टाउ की वृद्धि हो जा रही है। ये तो वृद्धि तो हो गई। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि यदि चालक में उपस्थित n मुक्त इलेक्ट्रॉनों यानी जो चालक है या तो एक का बता रहा है, उसी प्रकार से जो चालक है इसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए कि n मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और उनका जो प्रारंभिक वेग होगा, जहाँ वह प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, u1 से। मान लीजिए u1 होगा, u2 होगा, u3 होगा, u4 होगा, डॉट 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 कितने तक, un होंगे ना इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो प्रारंभिक वेग होगा कहाँ हो जाएगा, un। और श्रांतिकाल टाउ के बाद यानी उनके टक्कर के पश्चात उनके वेग में जब वृद्धि होगा, तो उनके वेग में वृद्धि होगा, यानी जब उनके वेग में वृद्धि होगा तो वह u से क्या बन जाएंगे, v हो जाएंगे। और v जो होता है, जब v होंगे तो उसमें क्या होता है कि उनका जो प्रारंभिक वेग था वो तो रहेगा ही, प्लस उसमें जो आपने वृद्धि कर दिया टकराने के पश्चात, कितनी वृद्धि हो रही है, a इंटू टाउ की, इसलिए v का जो वेग हो जाता है वह v होता है। यानी प्रारंभिक वेग पहले u था, टक्कर होने के बाद इतने वेग की वृद्धि हो गई, तो टोटल वेग जब निकालेंगे कि कितना होगा तो v बराबर आ जाता है u प्लस ए टाउ हो जाता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at होता है। तो v जो इसका अंतिम वेग टक्कर के पश्चात है, u जो है टक्कर के पहले का है, a जो है त्वरण है। अब वहाँ पर t होता है, और यहाँ पे जो अणुओं की बात किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की, इसलिए यहाँ पे श्रांतिकाल लगेगा, जो श्रांतिकाल को हम लोग किसी वक्त कहते हैं टाउ से। ठीक है, यह हो गया कि उसका जो प्रारंभिक वेग तो आपने निकाल लिया, श्रांतिकाल टाउ और उनके वेग में जो होता है वह v1 v2 और v3 डॉट डॉट कहाँ तक हो जाता है, vn हो जाता है। क्लियर, तो यह हो गया वेग। अब यह जो कि जब क्या करते हैं u से v हो गए, और जब इसको विभवांतर जोड़ा गया तो इनकी दिशा जो होती है वह प्लस की तरफ होने लगती है, क्योंकि ये इसको क्या करने लगता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इसकी दिशा बदल जाती है। तो यह कौन सा वेग कहलाने लगते हैं, अनुगमन वेग। तो टोटल अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, vd बराबर, हम सभी जो यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी उनका औसत वेग निकालेंगे। ठीक है, जब उनका औसत वेग निकालेंगे तो वह v1 v2 v3 डॉट डॉट vn हो जाएगा, और पूरे बटा में क्या हो जाएगा, n। और हमने अभी बताया कि इस v बराबर आप लोग क्या रख सकते हैं, u प्लस at होता है, यह गति के पहले समीकरण में। अगर यहाँ हम बात करें तो v बराबर, यहाँ पे ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, v1। इसका जो प्रारंभिक वेग था पहले क्या था, u1, और टक्कर जो इनका होगा यानी त्वरण में तो समय देखिए समान ही होगा, क्योंकि विभवांतर समान लग रहा है, और जो इनका श्रांतिकाल होगा वो भी क्या होगा, समान ही होगा। यानी v1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, u1 प्लस ए टाउ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह होगा v1। अगर यहाँ पर v2 की बात करें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। इसी तरह से v2 v3 v4 सबके मान होंगे, और लास्ट में जब हम बात करेंगे कि vn बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, vn हो जाएगा। तो यानी हो गया un प्लस ए टाउ हो गया, पूरे बटा में n। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसमें देखिए सबका प्रारंभिक वेग जो है u1 u2 u3 करके हमने सभी को क्या कर दिया, इनमें सभी लोगों से प्रारंभिक वेग निकाल लिया, तो उसको अलग कर लिया। और जो उसमें निश्चित मान था ना, देखिए ये हमने क्यों अलग किया इन सबों को, u1 u2 और u3 को हमने क्यों अलग किया, क्योंकि इनके जो प्रारंभिक वेग वो अलग अलग थे। लेकिन जब इसमें टक्कर के बाद इनमें जो वृद्धि हो रही है, समय कितने की हो रही है, ए टाउ की, तो सब में समान वृद्धि हो रही है। हमने ए टाउ को क्या कर लिया, अलग कर लिया, इसके प्रारंभिक वेगों को अलग कर लिया। देखिए u1 u2 u3 इस प्रकार करते करते u1 को हमने अलग कर लिया, और ए टाउ करके था n बार, हमने उसको अलग कर लिया। और अगर इसके सोच रहे इसके बटा में n, इसके बटा में n लिख सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो 15 माइनस 3/4 या 15 प्लस 3/4, तो आप इसे 15 प्लस 4 और प्लस 3/4, यानी ये जो 4/4 उसको आप दोनों के अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हो गया, हमने इसको क्या किया, अलग अलग कर दिया। और आप जानते हैं कि जो उनके प्रारंभिक वेगों का जो औसत वेग निकल कर आता है वह किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तापीय, अभी आपने पढ़ा कि तापीय जो होते हैं, तापीय स्थिति में उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसके क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि इनका औसत वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेगों का जो औसत वेग होता है वो क्या हो जाता है, 0 होता है। तो बस क्या गया कि ए टाउ प्लस ए टाउ कितनी बार, n बार, तो उसे हम n का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा n ए टाउ बटा n, n से n कट गया तो क्या बच गया, ए टाउ।
तो हमने देखा है कि हमको ए निकालना है कि कितने की वृद्धि हुई। ए निकालने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे जब ए बराबर निकालेंगे तो देखिए क्या है कि वी डी बराबर आपका निकल कर आया है ए टाउ। तो आपको जब ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, वी डी बटा आपका हो जाएगा ए वी डी अपान टाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका देखिए ए बराबर क्या है, वी डी अपान टाउ। और आप देख रहे हैं जो यह ए का मान है उसको हम समीकरण नंबर 4 में रखते हैं। समीकरण नंबर 4 देखिए, यह भी ए का मान है और यह भी ए का मान है। दोनों मान हम क्या करते हैं, जब इसमें रखेंगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हो जाएगा वी डी अपान टाउ बराबर यह मान ई वी अपान एम एल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, वी डी बराबर जब निकालेंगे तो यह टाउ इधर बटा में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ई वी टाउ बटा एम एल। और यह जो है अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध बताइए तो आप यहीं तक लगाएंगे। ठीक है, और क्योंकि यह जो वी डी है यह आपका अनुगमन वेग हो गया और वी जो है यहाँ पर क्या है, विभवांतर है। और यह सब बाकी जो मान है वो क्या है, सब नियत है। क्यों, क्योंकि ई इलेक्ट्रॉन का आवेश भी नियत है, श्रांतिकाल भी नियत है, द्रव्यमान भी नियत है और चालक तार की लंबाई भी नियत है यहाँ। ठीक है, तो यह इस प्रकार से हो गया कि अनुगमन वेग और विभवांतर में क्या संबंध होता है कि वी डी बराबर ई वी टाउ अपान एफ एल होता है। यह तो हो गया संबंध। लेकिन हम जानते हैं कि जो अनुगमन वेग होता है, जैसे समीकरण 21 से आप देख लीजिए यहाँ पर कि I बराबर एन ई ए वी डी। आपको वी डी निकालना है अनुगमन वेग, तो यह कहाँ चलाएगा, बटा में, तो जाएगा I बटा एन ई ए बराबर क्या हो जाएगा, वी डी। तो यहाँ पे देखिए वही किया गया कि परंतु वी डी बराबर यह जो I आपका दिया गया है, यह I जो आपका है वह कैपिटल से यहाँ पे डिनोट किया गया। ठीक है, तो वही हो गया वी डी बराबर I बटा ए एन ई। इसको हमने समीकरण नंबर 6 मान लिया। क्यों 6 माना, क्योंकि 5 और 6 देखिए यह भी वी डी है और यह भी वी डी, दोनों अनुगमन वेग हैं। जब दोनों अनुगमन वेग को हम बराबर करेंगे तो यह दोनों पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 5 और 6 से दोनों पक्षों को क्या कर दिया गया, बराबर कर दिया गया है। जब बराबर किया गया तो देखिए क्या मिल रहा है, तो उसके बाद जब बराबर किया गया तो देखिए ई वी टाउ बटा एम एल बराबर आई बटा ए एन ई। जब दोनों को बराबर किए तो अब हमको लाना क्या है, हमको सिद्ध करना है कि ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम यही कहा है कि जो उसका विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वह क्या आता है, नियत आता है। तो हमको विभवांतर और धारा में संबंध लाने के लिए यहाँ पर v है तो i यहाँ पर, इस i को हम यहाँ लाएंगे, बाकी सबको उधर करेंगे ताकि यह v बटा i बन जाए। तो v बटा i बनाने के लिए देखिए क्या किया गया कि यह जो ml था बटा में था, इधर भेजे देखिए ऊपर जाके गुणा के रूप में हो जाएगा। ठीक है, और जो यह दोनों गुणा के रूप में थे नीचे आके देखिए बटा के रूप में हो गए और i ऊपर था, i कहाँ गया, नीचे आ गया। यानी v अपान i बराबर ml बटा ए एन ई गुणे ई आर, या आर नहीं बल्कि वो क्या है, टाउ है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यह v बराबर आपका आया ml बटा ए एन ई का ई गुणा की ई स्क्वायर बटा ई स्क्वायर इंटू टाउ हो गया। यह जो मान है किसी चालक तार के लिए एक नियतांक होता है। किसी चालक तार के लिए क्या होता है, एक नियतांक होता है जिससे आप प्रतिरोध भी कहते हैं। जैसे कि यम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मुख्य इलेक्ट्रॉन का, वो चालक तार के लिए कभी बदलने वाला नहीं है। जो चालक तार की लंबाई भी एक क्या है, नियत ही है। ए जो उसका क्षेत्रफल है चालक तार का वो भी नियत ही है। एन उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी नियत है। ई जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे जो आवेश है वह भी नियत है। और टाउ जो उसके क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो समय अंतराल है वो भी नियत है। यानी ये पूरा जो मान है क्या है, नियत है। और इसी नियत को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध आर कहते हैं। ये नियत मान आर के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं, आर वी अपान आर, वी अपान आई बराबर आर। यही क्या होता है, ओम का नियम है। तो इस चीज़ को आपने बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इसको आप लोग एक बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा, इसको समझिएगा, आराम से इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कैसे किस प्रकार से किया गया है और इसका डेरिवेशन आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।